नमस्ते सभी को। मैं शंभुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद शंभुनाथ में। तो पिछले वाले सीरीज़ के वीडियो में हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम से उसे कैसे करके हम डिफर कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या 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 क्राइटेरिया होते हैं जिससे से एक फेडरल सिस्टम बनता है। तो आज हम बात करते हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। यहाँ पे हम पढ़ने वाले इंडिया में कैसे करके फेडरलिज्म जो है प्रैक्टिस होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होता है फेडरल कंट्री के लिए, वैसे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल नाम का कोई वर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ का जो रिफ्लेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो फेडरलिज्म का जो है हर एक जगह में आप लोग उसके वैल्यूज़ देख सकते हैं। मतलब इस तरह से हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे करके जो अलग अलग जगह में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से जो फेडरल सिस्टम जो है लागू नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें खुद से कुछ ट्राई करना पड़ेगा, हमें खुद से कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि सोच लीजिए एक लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसे आप माने या ना माने, अगर आपको नहीं मानना है वो लॉ को, तो फिर आप उस लॉ को चीट करने का कोशिश करेंगे। मतलब उससे से कैसे एक लूप होल निकालेंगे जिससे से कि उसे चीट किया जाए। लेकिन आप अगर उस लॉ को मानना चाहते हैं, मतलब वो आप एक ओबेइंग चाइल्ड हैं और या फिर ओबेइंग एक पर्सन है, सिटीजन है, तो फिर आप उस लॉ को जो है जैसे भी करके मानेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि इंडिया में कैसे करके फेडरलिज्म को जो प्रैक्टिस किया जाता है, फेडरलिज्म को जो माना जाता है। यहाँ पे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब क्या है कि लैंग्वेज के बेसिस में जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो जो है कल्चर या फिर एथनिसिटी के नाम से उसे डिवाइड किया गया है। फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आपका तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जो स्टेट्स लोग जो लैंग्वेज के बेसिस में फॉर्म किया गया है। हमने पीछे पीछे मतलब हमने हिस्ट्री में देखा था कैसे करके जो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र को डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया गया था। फिर तेलंगाना जो है रिसेंटली एक एग्जांपल है। यहाँ पे तेलंगाना 2014 को ही एक स्टेट बना जिसके लिए कि बहुत लंबा टाइम से, मतलब 50-60 साल से जो है रिवोल्यूशन चला आ रहा है। हमारे उड़ीसा में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक दूसरा एक स्टेट बनाने का, कौशल राज्य बनाने का एक डिमांड जो है अभी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड अप कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका डिमांड जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1947 से 2019 का अगर आपको इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि 1947 में बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि आज वैनिश्ड हो गए हैं, मतलब आज नहीं है। 1947 में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स नहीं थे जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि 1947 में बंगाल प्रेसिडेंसी था, आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश बोलते हैं आज के टाइम में, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस था। फिर ये आपके साउथर्न पार्ट में भी था। फिर जो मध्य प्रदेश बोला जाता है उससे सेंट्रल प्रोविंस बोल के बोला जाता था। तो इस तरह से जो अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगा। लेकिन जो लिंग्विस्टिक स्टेट में प्रॉब्लम क्या था कि जो लीडर्स लोग थे उन लोग सोचने लगे कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स में इंडिया को फिर से मतलब डिवाइड किया जाए, मतलब डिवीज़न किया जाए, फेडरलिज्म के बेसिस में होना क्यों, अगर उसे फिर से डिवाइड किया जाए तो इंडिया जो है बाद में और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और ज़्यादा मतलब नए नए देश बन जाएंगे इंडिया के। ऐसे करके जो ये पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका सोचना था। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस करके देखें, अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि क्या हुआ, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ इस लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, तो हम देख सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट से जो है और ज़्यादा यूनिटी बढ़ा है। हमारे कंट्री का जो यूनिटी है जो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक बेसिस में नहीं बना है। कुछ स्टेट जैसे कि आपका झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड जो है वो वाला कल्चर या फिर एथनिसिटी के बेसिस में बनाया गया है। जैसे कि झारखंड जो है पहले बिहार का एक पार्ट था, उसे जो है झारखंड बनाया गया। फिर उसके बाद ये आपका उत्तराखंड जो है पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, ऐसे करके चार स्टेट जो एक साथ था। तो इस तरह से उत्तराखंड को जो है कल्चर या फिर एथनिसिटी के बेसिस में उसे बनाया गया है। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी का। तो लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है कि हर एक जो लैंग्वेज है इंडिया का, इंडिया की लिंग्विस्टिक स्टेट है, मतलब मल्टीलिंगुअल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है। इसी के बेसिस में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाया गया है। तो लैंग्वेज पॉलिसी भी एक होना चाहिए जिससे से कि हर एक जो लैंग्वेज को जो इक्वल रिस्पेक्ट मिल सके और हर एक लैंग्वेज का जो इक्वल वैल्यू हो पाए। किसी लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ोवा या फिर किसी को मतलब घटा देना, मतलब उसे डी प्रमोट करना, उसे डिमोट करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमारा लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहता है कि इंडिया में हिंदी को छोड़ के और भी 21 मेजर लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो मोर देन 1000 डायलेक्ट्स जो है बोला जाता है। वैसे अगर हम मेजरली ग्रुप करेंगे, जैसे कि हिंदी के अंदर आप राजस्थानी आपका गुजराती या फिर ऐसे कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को अगर हम हिंदी के अंदर ग्रुप भी कर दें, ऐसे करके ग्रुपिंग करने के बाद भी 121 मेजर लैंग्वेजेस पाए। तो उसमें से जो 22 मेजर लैंग्वेजेस हिंदी, उसके साथ और भी 21 जो लैंग्वेजेस है उसे हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। और कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्पिरेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का कोई एस्पिरेंट जो है वो इन्हीं 22 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम दे सकता है फॉर दी जॉब।
तो यहाँ पे क्या है कि जो हिंदी को जो है पहले प्रोमोट करवाया जाता था, मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद से जो लीडर्स लोग थे उन लोग उसे ज़्यादातर प्रोमोट करते थे, क्योंकि पहले के जो लीडर्स लोग होते थे वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के आते थे, और नॉर्थ इंडियन जो टंग होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो लैंग्वेज होता है वो ज़्यादातर हिंदी बेस्ड होता है। तो उन लोग जो हिंदी को प्रोमोट करना चाहते थे, मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। दूसरे सब जो स्टेट्स में जो लैंग्वेजेस बोला जाता है उसे थोड़ा सा डिमोट करेंगे, मतलब उसे थोड़ा रोकने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे से क्या हो कि जो नॉर्थ ईस्ट के और जो साउथर्न पार्ट्स के जो लोग थे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो 41% लोग जो हैं उन लोग अपना मदर टंग हिंदी बोलते हैं, बस 41% पूरे इंडिया के। अगर हम उन्हें सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज में भी काउंट कर लिए तो फिर भी वो लेस देन 50 होगा, मतलब आधे से कम ही होगा। तो जो मेजोरिटी जो पीपल लोग हैं तो वो नॉन हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे से जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया था। और तमिलनाडु में ये एक वायलेंट फॉर्म ले लिया था, मतलब बहुत ही उग्र रूप ले लिया था ये वाला प्रोटेस्ट, मतलब एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही उग्र रूप ले लिया था। तो उसके बाद से क्या है कि जो इंडिया के जो लीडर्स लोग थे वो कॉशस अप्रोच की, मतलब एक संभल के एक स्टेप लिए, जिससे से कि क्या हुआ कि जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश होगा, और उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इस स्टेट के कंसर्न लैंग्वेज होगा। जैसे तमिलनाडु का तमिल, आपका केरला का मलयालम, कर्नाटका का कन्नड़, उड़ीसा का ओडिया, ऐसे जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेप्स लिया गया। लेकिन हम श्रीलंका का अगर बात करें तो वहाँ पे जो है सिंहाला लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया था, और इससे से जो है उसके अंदर एक सिविल वॉर छिड़ गया। अगर इंडिया में भी वैसे किया जाता तो ये सिविल वॉर तो होता है, और ये श्रीलंका से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम पार्टीशन के टाइम देखे कैसे रिलीजन को बेस करके कितना ज़्यादा मारकाट हुआ था। अगर और वहाँ पे भी दो टुक रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम को लेके, और यहाँ पे देखिए कितना सारे लैंग्वेजेस हैं, उड़िया, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, इतने सारे लैंग्वेज के लोग अगर एक दूसरे से लड़े तो कितना ज़्यादा आपका जो है इंडिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा, कितना ज़्यादा और ज़्यादा भाग बंटवारा होगा। इसीलिए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्रोच था, एक पॉजिटिव अप्रोच था। फिर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टेप रहा है कि जैसे हिंदी को और भी प्रमोट किया जाए, वो भी पीसफुली, मतलब फोर्सफुली किसी के ऊपर हिंदी को जो इम्पोज ना करवाया जाए, और पीसफुली जो है हिंदी को जो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़वाया जाए। ये जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी रहा है बहुत टाइम से। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री में, यानी कि 1947 के बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था वो ज़्यादातर कांग्रेस बेस्ड होता था, और बहुत सारे स्टेट में भी जो है कांग्रेस के ही, मतलब जो अलाइनिंग पार्टीज होते थे वही रूल करते थे। और जब भी देखा जाता था कि कांग्रेस का जो कोई अपोज कर रहा है कोई सा पार्टी, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इम्पोज कर देता था, अपना पावर को जो इम्पोज कर देता था, वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, और वहाँ पर अपना रूल जमा लेता था। लेकिन इसमें क्या चेंजेस क्या आया कि 1991 के बाद से बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ उभर के आया, जैसे कि आपका साउथ इंडिया में बहुत सारे पार्टीज, उड़ीसा में जैसे बीजू जनता दल, आपका वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, फिर आपका महाराष्ट्र में शिवसेना, ऐसे करके जो रीजनल पार्टीज लोग जो उभर के आए। कांग्रेस से कुछ स्प्लिट हो गया, जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस का ही एक पार्ट है, लेकिन वो जो स्प्लिट हो गया था। ऐसे करके बहुत सारे रीजनल पार्टीज है, और इससे क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और ज़्यादा कॉशस होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे चॉइस बन गए हैं पब्लिक के लिए, मतलब जो सिटीजन्स लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चॉइस बन गया, इतने सारे पार्टीज आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा चॉइस भी बढ़ गया है। इसलिए जो है कांग्रेस को और ज़्यादा लोगों के पास जाना पड़ा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे और भी ज़्यादा लोगों के डिमांड को फुलफिल करना पड़ा, और कोलिशन गवर्नमेंट का पीरियड आ गया। कोलिशन गवर्नमेंट में जैसे आप जानते हैं कि जो पार्टी मतलब मेजोरिटी में ना आ पाए, अगर कोई पार्टी खुद से ही मेजोरिटी में ना आ पाए तो वो जो है कोलिशन करता है, मतलब दूसरे पार्टीज के साथ हाथ मिला लेता है, जिसे हम मेंट बोल के बोलते हैं, वैसे करके हाथ मिला लेता है, और जिससे से कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो इस कोलिशन गवर्नमेंट में एक तरह का पार्टनरशिप हो गया, और पार्टनरशिप में दोनों ही साइड को जो है ध्यान देना पड़ेगा, दोनों ही साइड को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, जिससे से जो है रीजनल जो डाइवर्सिटी था, क्योंकि हमारे सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रीजनल डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल स्टेज में जो रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे से जो रीजनल डाइवर्सिटी था वो मोर रिप्रेजेंटेशन पाया और उसका ज़्यादा वैल्यू दिया गया। और ये जो मेजर था इससे सुप्रीम कोर्ट के जो राय था इससे से भी एक सपोर्ट मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है राय दिया था कि जो आर्बिट्ररी मैनर में, मतलब मोनोपोली राइट से कोई स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकता, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हटा नहीं सकता आर्बिट्ररी मैनर से। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो आज का जो फेडरलिज्म है वो मतलब पहले के फेडरलिज्म से, इंडिपेंडेंस के बाद के फेडरलिज्म से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।